हेलो स्टूडेंट्स, अपना लास्ट क्लास में आयनिक कंपाउंड्स की नेमिंग फॉर्मूला लिखने का फर्स्ट लेक्चर चल रहा था। ठीक है, ये अपना सेकंड लेक्चर होगा। इस लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे? लास्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि जो इक एसिड होता है, ठीक है, इक एसिड जो होगा, उस इक एसिड में से अगर आप एक ऑक्सीजन कम कर देते हो तो उस इक का हटा के आप OUS कर दोगे। ठीक है, इक हटा के आप OUS कर दोगे, इक से एस हो जाएगा, एस एसिड। ठीक है, और उसमें भी अगर आप लोग एक ऑक्सीजन और कम कर देते हो तो उस कंडीशन में जो नया फॉर्मूला होगा उसका नाम होगा हाइपो, और लास्ट में उसके अभी भी OUS ही रहेगा, हाइपो एस। ठीक है, और अगर मैं उसके लास्ट में एक ऑक्सीजन जोड़ देता हूँ तो एक ऑक्सीजन जोड़ देने पर क्या होगा, उसके नाम के आगे पर लग जाएगा लेकिन लास्ट में जो है इक रहेगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि जो उसका एनायन बनाओगे, ठीक है, ऑक्सी एनायन बनाओगे तो इक वर्ड को ड्रॉप कर दोगे और इक के बदले में जो है 8 लगा दोगे। ठीक है, OUS को ड्रॉप कर दोगे, अगर लास्ट में OUS है तो उसके बदले में आप 8 लगा दोगे। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया है और उसके बाद इसमें कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। ठीक, तो ये ऑक्सी एनायंस और ऑक्सी एसिड्स का था। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं। नेक्स्ट आज अपने जो करने जा रहे हैं उसको देखिए। आज हम करेंगे यूज ऑफ, ठीक है, ऑर्थो, मेटा एंड पाइरो परफिक्स। यूज ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पाइरो परफिक्स। ठीक, तो हम लोग आज जो है कुछ खास करने वाले हैं और वो खास क्या है, ऑर्थो, मेटा एंड पाइरो परफिक्स का यूज कैसे किया जाता है, खास तौर पे ऑक्सी एसिड और ऑक्सी एनायंस में। ठीक है, पहले कुछ बच्चे अपने आप में जो तेज हैं वो कुछ पहले से चिल्लाने लगते हैं ऑर्थोमेटा देख के कि ऑर्थोमेटा है तो फिर पैरा होना चाहिए था, वो ऑर्गेनिक वाली नेमिंग में चले जाते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक वाला काम नहीं चल रहा है, ये इनऑर्गेनिक के कुछ ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग चल रही है। यहाँ पे ऑर्थोमेटा पाइरो ही सीखना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा पाइरो के बारे में। ठीक है, पाइरो परफिक्स का भी यूज करना होगा। ठीक है, जो मैंने कल आपको 5 एसिड बताए थे तो उन 5 एसिड्स को आप लोग जो है पेरेंट एसिड मान लेना। ठीक है, और पेरेंट एसिड मान के आपको करना क्या है जरा उसको सुन लीजिए। ठीक, उस पेरेंट एसिड के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, अब आप बोलोगे पेरेंट एसिड कौन है, वो जो कल मैंने 5 एसिड बोले थे, H2SO4 याद करे थे ना, S3PO4, S3BO3 वगैरह। ठीक है, तो उनको आप पेरेंट एसिड का नाम दो और उस पेरेंट एसिड के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं आप उनका दुगना कर देना। ठीक है, और दुगना करने के बाद उसमें से क्या कर देना, पानी निकाल देना। पानी तो निकाल ही दोगे, वो तो कर ही लोगे, पानी निकालने का काम तो करोगे ही करोगे भाई। ठीक है, पेरेंट एसिड का दुगना करना, पानी निकालना, पानी निकालने का मतलब 2 हाइड्रोजन कम कर देना, 1 ऑक्सीजन कम कर देना। ठीक है, तो उसके बदले में जो सामने यहाँ ऑक्सी एसिड बनकर आएगा ना, ठीक है, हाँ इतना तो समझ में आना चाहिए कि वो सामने ऑक्सी एसिड बने। ठीक है, तो पेरेंट एसिड का दुगना करके और उसमें से पानी निकालोगे तो जो सामने ऑक्सी एसिड बन के आएगा ना, उसके नाम के आगे आप लोग जोड़ देना पाइरो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोली है मैंने। ठीक है, पेरेंट एसिड का दुगना करना, उसमें से पानी निकालना, पानी निकालने पे जो नया ऑक्सी एसिड बनकर आएगा वो पाइरो होगा। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूं आपके सामने, H3PO4। ठीक है, तो H3PO4 कौन सा एसिड था, फॉस्फोरिक एसिड था। ठीक है, H3PO4 कौन सा एसिड था मेरे प्यारे बच्चों, फॉस्फोरिक एसिड था। ठीक है, तो अगर ये फॉस्फोरिक एसिड था तो इसका मैं अगर दुगना कर दूं, ठीक है, पहली बात दुगना जो करके लिख रहा हूं वो मैं जस्ट टेम्परेरी लिख रहा हूं, ऐसा कोई कंपाउंड होता नहीं है। टेम्परेरी समझ लो क्या होगा, H6 होगा, P2 होगा, O8 होगा। दुगना करने का मतलब है कि हर एलिमेंट्स के नंबर को, एटम्स नंबर को दुगना कर दो, उसके बाद इसमें से पानी निकालो। ठीक है, पानी निकालने का क्या मतलब है, 2 H कम कर दो, 1 ऑक्सीजन कम कर दो, क्या बचेगा यहाँ पे H4P2O7। क्या इस कंपाउंड का नाम पहले कभी आपको पता था, नहीं होगा, पक्का नहीं होगा, लेकिन आज पता चल गया। ठीक है, वो नाम उसी से ड्राइव होके बना है। ठीक है, उस फास्फोरिक एसिड से, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पाइरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, पाइरोफॉस्फोरिक एसिड बताए ना कि बस उसके आगे पाइरो लगा दिया तो ये पाइरोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है, अच्छा अगर ये पाइरोफॉस्फोरिक एसिड है तो अब मेरे को एक बात बताओ, इसके जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर उन हाइड्रोजन को मैं हटा देता हूं तो इनके हाइड्रोजन को हटा देने से क्या बनेगा, P2O7 4- बनेगा, बनेगा ना। 4- क्यों, 4 हाइड्रोजन है
तो P2O7 4 माइनस। क्या इसका नाम बता पाओगे आप मेरे को? बताना तो चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था ना, इस पूरे नाम में जब आप एनायन बनाते हो, ठीक है, तो इस पूरे नाम में आपको बस इतना सा चेंज करना होता है कि ये इक वर्ड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, और इक को ड्रॉप करके आपको इसे क्या बोल देना? पायरोफॉस्फेट। ठीक है, पायरोफॉस्फेट बोल देना इसे। तो ये आपके पास जो होगा ये पायरोफॉस्फेट होगा। ठीक, तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड और ये जो बदले में एनायन बना वो बना पायरोफॉस्फेट आयन। तो ये हमने दो नई चीजें सीखी जो शायद आपको अब तक नहीं पता थी, और ये याद नहीं करना है, इसको अपने आप बनाना आना चाहिए। पायरो वर्ड सुन के ही समझ में आ जाना चाहिए, पायरोफॉस्फोरिक सुन के आपके दिमाग में आना चाहिए कि फॉस्फोरिक एसिड का दुगना करके पानी निकाला गया है। ठीक है, जिससे H4P2O7 बनेगा। हाँ भाई, अब मैं आपको दे रहा हूं H2SO4। ठीक है, इसका नाम तो सबको पता ही है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इसका दुगना करके पानी निकालें। पानी निकाल के जो फॉर्मूला बनेगा वो अपनी कॉपी पे लिखें वीडियो पॉज करके, और फिर उसका एनायन जो बनेगा उस एनायन का फॉर्मूला और नाम लिखें। ठीक, उसका चार्ज, उसका नाम, उसका फॉर्मूला सही से लिखें। मैंने H2SO4 लिख दिया है। ठीक, पायरो कैसे बनता है? पेरेंट एसिड का दुगना करोगे, दुगना करके पानी निकलेगा, ऑक्जी एसिड बनेगा। उस ऑक्जी एसिड के नाम के आगे जो है आपको परफिक्स फॉर्म में पायरो जोड़ देना होता है। ठीक, तो H2SO4 के करस्पॉन्डिंग जल्दी से बना के दिखाओ, बनाओ। ठीक है, हाँ, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का दुगना करके, ठीक है, जब आप पानी निकालेंगे तो मैं इस बार वाटर निकाल के जो डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा वही लिख दे रहा हूँ। बार बार वो छोटे बच्चे नहीं हो कि ऐसे बताया जाए कि पहले डबल करो फिर पानी निकालो। कितने हाइड्रोजन हुए? 4 हाइड्रोजन हुए। ठीक है, ये 2 × 2 4 हाइड्रोजन हुए, जहां से 2 हाइड्रोजन कम हो गए, और 2 हाइड्रोजन कम होने का मतलब है कि यहाँ H2 बचेगा। ठीक है, सल्फर डबल हो जाएगा डायरेक्टली, और ऑक्सीजन जो है 4, ये 8 हुए। ठीक है, 2 × 4 8 हुआ, 8 में से एक ऑक्सीजन कम हो गया, एक ऑक्सीजन कम हो गया तो ये हो गया 7। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा? H2SO7 आएगा। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा पायरो सल्फ्यूरिक। ठीक है, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका नाम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और इस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड के जब ये 2 हाइड्रोजन अगर आप हटा देते हो तो उससे बनने वाला जो एनायन होगा H2O7 2-। तो ये इसका नाम भी आप इनडायरेक्टली सीख गए। ठीक है, ये पायरो सल्फ्यूरिक था, एक कटा के आप क्या लगा देते हो? 8 लगा देते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? पायरो सल्फेट। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पायरो सल्फेट आयन। तो ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड था, ये हो जाएगा पायरो सल्फेट आयन। ठीक है, इसी में फिर आप एक काम और करो। ठीक है, आप जो है मेरे को H2SO3 का दुगना करके पानी निकालने के बनने वाले एसिड का नाम बताओ, और उसके करस्पॉन्डिंग उसके एनायन का नाम बताओ। वीडियो पॉज करो और जल्दी से करो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, पहली बात तो क्या इसका नाम पता है आपको? तो वो तो यहीं से बन जाएगा जब आपने ये सल्फ्यूरिक लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें एक ऑक्सीजन कम कर दिया गया तो ये सल्फ्यूरस हो गया। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड था, इसका एक ऑक्सीजन कम कर दिया गया तो ये कौन सा एसिड हो गया? सल्फ्यूरस। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कल सीखे हम लोग। ये तो ऑक्सीजन कम करने से होता था, और पायरो ऑर्थोमेटा में जो है वाटर का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड था, इसका पानी निकाल दिए गए। ठीक है, इसका पानी निकाल देने से H2SO3 बना मेरे पास, और ये पानी नहीं, सॉरी, एक ऑक्सीजन कम करा यहाँ पे, एक ऑक्सीजन कम करने से ये सल्फ्यूरस हो गया। इसका भी दुगना करके अगर मैं पानी निकालूंगा, ठीक है, तो दुगना करके अगर मैं पानी निकालूंगा तो मेरे पास क्या बच रहा है जरा वो देख लो। ठीक है, यहाँ 2 × 2 4 हाइड्रोजन, जिसमें से 2 कम हो गए। ठीक है, तो बदले में बचेगा भी 2। सल्फर कितना हो जाएगा? सल्फर डबल हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन ये 2 × 3 6 ऑक्सीजन, जिसमें से एक चला गया, मतलब 5 ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पायरो सल्फ्यूरस। ठीक है, इस बार स्पाइरो वर्ड लगेगा, लेकिन किसके नाम के आगे लगेगा? सल्फ्यूरस के नाम के आगे लगेगा, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अच्छा, इसका एनायन अगर बनाने बैठते आप लोग तो एनायन का फॉर्मूला क्या होता है? एनायन का फॉर्मूला होता है S2, ठीक है, O5 2-। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हटते तो इसलिए 2- आता, तो S2O5 2-। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आपके पास हो जाएगा पायरो सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड क्यों होगा? ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये OUS है
और OUS के बदले में, OS एसिड के बदले में क्या लगता है, आइट लगता है। तो ये पायरोसल्फ्यूरस एसिड था, तो ये पायरोसल्फाइट हो गया, H2O52- पायरोसल्फाइट। ठीक है, चलो और करते हैं। अभी उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं यूज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा। ऑर्थो और मेटा का यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो अभी जो आप दुगना करके पानी निकाल रहे थे ना मेरे बच्चों, ठीक है, दुगना करके जो पानी निकाल रहे थे, उसका दुगना करने की बजाय अगर आप डायरेक्टली वाटर निकाल दे रहे हो, ठीक है, पेरेंट एसिड को दुगना करने की बजाय अगर डायरेक्ट पानी निकाल दे रहे हो, तो डायरेक्ट पानी निकाल देने से जो सामने ऑक्जी एसिड बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट पानी निकालने से जो सामने ऑक्जी एसिड बनेगा, ठीक है, ऑक्जी एसिड होना चाहिए वो, तो इसके नाम के आगे, ठीक है, इसके नाम के आगे जो ये नया बनेगा उसके नाम के आगे आप लोग मेटा जोड़ देना। ठीक है, क्या जोड़ोगे, मेटा, परफिक्स में नाम के आगे मेटा जोड़ दोगे। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि मेटा जिसका बन रहा है, जिस पेरेंट एसिड का, ठीक है, मेटा जिस पेरेंट एसिड का बन रहा है उसके नाम के आगे आप लोग जो है ऑर्थो जोड़ दोगे। ठीक है, तो जो पेरेंट एसिड से वाटर निकालने पे ऑक्जी एसिड बनेगा उसके साथ मेटा जोड़ोगे, और मेटा जिससे बनेगा उसके साथ आप लोग क्या जोड़ोगे, ऑर्थो। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है, आपके दिमाग में पहला तो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर डायरेक्टली पेरेंट एसिड को ऑर्थो ही बोल देते हैं, हाथ घुमा के कान क्यों पकड़ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट कान पकड़ने की बजाय ये घुमा के बात क्यों कर रहे हैं कि मेटा बनेगा तो ऑर्थो बोल देंगे। ठीक है, तो कई केस में क्या होता है, जैसे H2SO3 है, इसका मैं डायरेक्ट पानी अगर निकाल दूंगा ना, H2SO3 का डायरेक्ट पानी निकाल दूंगा तो दोनों H गायब, एक सल्फर बचेगा, दो ऑक्सीजन बचेंगे। ठीक है, तो क्या ऐसे कंडीशन में ये कोई ऑक्जी एसिड है, ये कोई ऑक्जी एसिड नहीं है, तो ये ऑक्जी एसिड नहीं है तो इसके साथ आपको ऑर्थो लगाना ही नहीं है। ठीक है, ये ऑक्जी एसिड बनना चाहिए था ना, ये तो एक गैस बनी है, अब इसको तुम मेटा थोड़ा ना बोलने लग जाओगे। इसीलिए बार बार ये हम थोड़ा हाथ घुमा के कान पकड़ रहे हैं कि मेटा, पहले ऑक्जी एसिड मेटा फॉर्म का बनना चाहिए, पहले मेटा फॉर्म बननी चाहिए, जिस पेरेंट एसिड की मेटा फॉर्म बनेगी उसको आप लोग जो है ऑर्थो फॉर्म बोलोगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। जिस पेरेंट एसिड का ऑक्जी एसिड जो होगा, वाटर निकालने पे जो ऑक्जी एसिड बनेगा यानी मेटा फॉर्म बनेगी, उसी पेरेंट एसिड के नाम के आगे आप लोग जो है ऑर्थो फॉर्म लगाना, मतलब हम लोग लगाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल लूं आपके सामने। अभी फिर मैं ये H3PO4 वाला एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, अभी दुगना करके पानी निकाला था, इस बार मैं दुगना करके पानी नहीं निकाल रहा हूं, डायरेक्ट पानी निकाल रहा हूं। ठीक है, तो जब डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल निकालूंगा यहाँ से, H2O डायरेक्ट निकालूंगा H3PO4 से, तो आप लोग देखो बचेगा क्या मेरे पास, H3 में से 2H चले गए, 2H चले गए तो ऑब्वियस बात है 1H बच गया। ठीक है, P है तो P का P ही बचेगा, फॉस्फोरस का 1 बच जाएगा अपने आप में, ऑक्सीजन 4 है, 1 चला गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी ये हाइड्रोजन वाला एसिड है, और अगर ये ऑक्जी एसिड है तो इसको आप लोग बोलोगे मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसको आप मेटा फॉस्फोरिक एसिड बोलोगे। ठीक है, और अगर वो मेटा फॉस्फोरिक एसिड है तो आपको समझ में आना चाहिए कि आज तक हम इसका, अभी तक, क्योंकि हम छोटे बच्चे थे 11th 10th तक, ठीक है, तो अभी तक हम इसका आधा अधूरा नाम ले रहे थे। आज हम जो लोग इसका सही और पूरा नाम सीखेंगे। अभी तक तो हम इसको फॉस्फोरिक एसिड बोल रहे थे, लेकिन फॉस्फोरिक तो ये भी है, पायरोफॉस्फोरिक भी फॉस्फोरिक एसिड ही है। ठीक है, तो ये भी फॉस्फोरिक है, मेटाफॉस्फोरिक भी फॉस्फोरिक है, ये भी फॉस्फोरिक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग ऑर्थो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका सही और पूरा नाम जो होना चाहिए ना, वो होगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसका सही और पूरा नाम ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड होगा, जो अब तक हम लोग फॉस्फोरिक केवल बोलते रहे थे, और ये होगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग आप अगर इसका एनायन बनाएंगे, तो इसका एनायन बनाएंगे मतलब एक हाइड्रोजन आप कम कर देंगे, और एक हाइड्रोजन अगर आप लोग कम करेंगे तो बदले में बचेगा क्या, बचेगा PO3-। ठीक है, HPO3 का एक हाइड्रोजन अगर हट गया तो PO3- बचेगा। आपको क्या करना है, ये जो इक वर्ड है ये हटा देना है, और इक के बदले में 8 लगा देना है, तो ये जो एनायन होगा इसको आप लोग बोलोगे मेटा फॉस्फेट आयन। ठीक है, इसको आप मेटा फॉस्फेट आयन बोलोगे, इक हटा दिया 8 लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से जो है
ये आपके पास ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, और इस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के ये तीनों हाइड्रोजन अगर हटा दिए गए तो तीनों हाइड्रोजन हटा देने से बदले में क्या बचेगा, PO4 3 माइनस। वहां PO3 पे सिंगल माइनस है, इसके PO4 पे 3 माइनस है। तो ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है इसका नाम, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनायन का नाम होगा वो ऑर्थोफॉस्फेट होगा। इसीलिए कल मैंने आप लोगों को इसका सही और पूरा नाम नहीं डिस्कस किया था, ठीक है। इसका नाम कल मैं बोलता तो फॉस्फेट बोलता, लेकिन सही नाम बताने के लिए मैं रुका हुआ था। इसका सही और प्रॉपर नाम ऑर्थोफॉस्फेट होगा, ठीक है। हाँ भाई, उसी टाइप में मैं एक आपको और करने को बोलूंगा, H3BO3, ठीक है। तो H3BO3 और उसके डायरेक्टली पानी निकालने से बनने वाले एसिड का नाम लिखें, और उसके बाद उनसे एनायन जो बनेगा उसका नाम लिखें। और एक बात और, इन एनायंस वगैरह को आप अपनी कॉपी पे एक लाइन से लिस्ट करते जाएंगे, जरूरी है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, एक लाइन से आप इसको एक साथ लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो आप कर लिया होगा, ठीक है, कर लिया H3BO3। तो H3BO3 का अगर पहली बात तो आप डायरेक्ट वाटर निकालते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट वाटर निकालने से बदले में जो बचेगा वो बचेगा HbO2, ठीक है। HbO2 बचेगा, ठीक है। 2 H कम हो गए, एक B बच जाएगा, एक ऑक्सीजन 3 थे, एक कम हो गया, 2 बच गया, ठीक है। ये कौन सा एसिड था आपको याद हो तो, ये एसिड था बोरिक। मैंने बार बार आपको सचेत भी किया था कि ये बोरोन है ना कि ब्रोमीन। ब्रोमीन के करस्पॉन्डिंग ब्रोमिक होता है, बोरोन के करस्पॉन्डिंग बोरिक होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पानी निकाल के HbO2 बनाए हैं, ठीक है, तो ये बोरिक एसिड से बना ना, तो बोरिक एसिड से बना तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम होगा मेटाबोरिक एसिड। और मेटा जिससे बना है तो इसका सही और पूरा नाम जो होगा इस एसिड का, जिसको हम लोग बोरिक एसिड बोल रहे थे, इसका सही और पूरा नाम ऑर्थोबोरिक एसिड होगा। इसका सही और पूरा नाम क्या होगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। अच्छा, इसका एनायन क्या होगा, इसका एनायन होगा एक हाइड्रोजन अगर मैं यहां से कम कर देता हूं, तो एक हाइड्रोजन कम कर देने से BO2 पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। एक H प्लस हटेगा, BO2 पे माइनस चार्ज आएगा, इसको आप लोग बोलोगे मेटाबोरेट, ठीक है। इसको आप लोग बोलोगे मेटाबोरेट, ठीक। इसी तरीके से H3BO3 के आप जो 3 हाइड्रोजन कम कर दोगे, ठीक है, तो इन 3 हाइड्रोजन को जब आप कम करके लिखोगे तो यहां बनेगा BO3 3 माइनस, ठीक है। तो BO3 3 माइनस जो होगा वो कहलाएगा आपके पास ऑर्थोबोरेट, ठीक है, ऑर्थोबोरेट। तो चार्ज और फॉर्मूला और नाम ये तीनों चीजें दिखनी चाहिए। BO3 3 माइनस जो है वो ऑर्थोबोरेट है, BO2 पे सिंगल माइनस जो है वो मेटाबोरेट है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता रहे। ऑर्थो मेटा पाइरो कंप्लीट होने के बाद मैं अब आपको एक चीज और बता रहा हूं, ठीक है। ये कहलाता है थायोनिक एसिड सीरीज, ये TH है, थायोनिक एसिड सीरीज, ठीक है। ये क्या होता है जरा अच्छे से जान लो। थायोनिक एसिड सीरीज क्या होती है, ठीक है। इस सीरीज का एक्चुअल एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका एक्चुअली एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला होता है H2S2O6, ठीक है। H2S2 नहीं सॉरी SNO6, ठीक है। H ये नंबर फिक्स है 2 होगा, ऑक्सीजन फिक्स है 6 होगा। ये जो सल्फर का नंबर है ये चेंज होगा, और इसकी शुरुआत होगी 2 से, और 2 के बाद 2 3 4 5 इस तरीके से चेंज होता जाएगा। इसको सीरीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ सिर्फ सल्फर के नंबर एक सीरीज से एक लाइन से चेंज होंगे, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो नंबर है वो फिक्स रहेंगे। इसलिए इस सीरीज को हम लोग थायोनिक एसिड सीरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं अभी से आपको देना स्टार्ट किया हूँ, और अपनी कॉपी पे अच्छे से इन एसिड्स का नाम और इन एनायंस की एक प्रॉपर एक जगह इकट्ठा करके नाम लिखेंगे इनका, ठीक है। तो H2SNO6, तो अगर इसकी मैं बात करूं आपके साथ, तो ये थायोनिक एसिड सीरीज हुई। इस थायोनिक एसिड सीरीज में अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि इसका पहला एसिड कौन सा होगा, तो ऑब्वियस बात है इसका जो पहला एसिड होगा वो H2S2O6 होगा, ठीक है। क्यों, N बोला ना, N की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा से स्टार्ट होगा, तो H2S2O6 इस सीरीज का सबसे पहला एसिड है, ठीक है। और ये कौन सी सीरीज है, थायोनिक एसिड सीरीज है, जिसमें पहले एसिड का जो नाम होगा, जिसमें 2 सल्फर है, 2 के चलते आप लोग ऐड कर दोगे डाई,
ठीक है, डाइथायोनिक एसिड। तो इसको आप लोग डाइथायोनिक एसिड बोलोगे। इसी के करस्पॉन्डिंग जब आप अगला एसिड बनाओगे इसी सीरीज का, ठीक है, तो वहां पे एक सल्फर और बढ़ जाएगा, उसका फॉर्मूला हो गया H2S3O6। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिक्स है, सल्फर 3 हो गया, ठीक है। तो ये डाइथायोनिक एसिड था, तो इसको आप बोलोगे ट्राइथायोनिक। किस बेसिस पे? ऑब्वियस बात है, 3 ऑक्सीजन है इसमें, ठीक है। तो इसको आप लोग बोलोगे ट्राइथायोनिक एसिड, ठीक है। तो ये ट्राइथायोनिक एसिड है। इसमें अगर आप लोग एक ऑक्सीजन एक सल्फर और बढ़ा दोगे, तो एक सल्फर और बढ़ा देने से ये H2S4O6 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर फिक्स है, बाकी चीजें चेंज हो रही है। तो H2S4O6, ठीक है। ये कौन सा एसिड हो गया? यहाँ पे 4 सल्फर है, 4 के चलते हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? टेट्रा, ठीक है। तो ये कहलाएगा टेट्राथायोनिक एसिड। तो डाइथायोनिक एसिड, ट्राइथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड, ऐसे ही आगे और जाएगा। लेकिन हमारे को ये 2 जरूरी है, टेट्रा और डाइथायोनिक, क्योंकि इनके एनायन हमें अक्सर सुनने देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके एनायन का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, इसके एनायन का फॉर्मूला और नाम क्या होगा? फॉर्मूला तो होगा H2O6 2-। और आपको करना क्या है? आपको इस इक वर्ड को ड्रॉप करके 8 लगा देना है। तो अगर वो डाइथायोनिक एसिड है तो आप अपने आप समझ जाओ कि इसका जो नाम होगा वो डाइथायोनेट होगा, ठीक है। इसका नाम डाइथायोनेट होगा। इसका अगर लिखोगे तो S3O6 2-, ठीक है। तो S3O6 2- का जो नाम होगा वो ट्राइथायोनेट होगा, ठीक है, ट्राइथायोनेट। इसका जो एनायन होगा S4O6 2-। तो S4O6 का जो 2- का जो नाम होगा, इसका नाम होगा टेट्राथायोनेट, ठीक है। तो ये टेट्राथायोनेट, ये ट्राइथायोनेट, ये डाइथायोनेट, ठीक है। तो इस तरीके से इन एसिड का नाम और इनके करस्पॉन्डिंग एनायंस का नाम आप लोगों को अब तक ध्यान चल जाना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से कुछ कॉमन एसिड्स और हैं और उनके एनायंस जो आप लोगों को ध्यान रखने ही रखने चाहिए, ठीक है। मैंने पहले 5 करवाए थे, ताकि 5 से तो मैंने घुमा फिरा के कई सारी सिस्टम बना दिए थे आपके सामने, लेकिन मैं कुछ नाम और लिख रहा हूं और उनका नाम और उनका फॉर्मूला और उनके एनायन का फॉर्मूला और नाम आपको ध्यान होना चाहिए। H2CO3, अब ये तो मत बोलना कि इसका नाम सर हमने कभी सुना ही नहीं या फॉर्मूला नहीं देखा। H2CO3 तो बहुत कॉमन है, ठीक है, 11th वाले बच्चे को आना ही आना चाहिए, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसका नाम हो गया कार्बोनिक एसिड। अच्छा, इसका नाम कार्बोनिक एसिड है H2C2O4। क्या इसका नाम नहीं पता आपको? पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। H2C2O4 ये कौन सा एसिड है? इसको आप बोलते हो ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसको आप बोलते हो ऑक्जेलिक एसिड। तो ये ऑक्जेलिक एसिड हो गया। उसके बाद अगर मैं आपके सामने एक लिखूं CH3COOH, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाला बहुत बेसिक एसिड है, मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले एसिड का नाम है जो बार बार यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, CH3COH, ठीक है। इसको अगर कॉमन नेम के हिसाब से लिखूं तो इसको लिखा जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। ये एसिटिक एसिड है। इसके करस्पॉन्डिंगली HCOOH की अगर बात करूं, ठीक है, तो HCOH जो है ये अपने आप में एक फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। ये कौन सा एसिड है? ये फॉर्मिक एसिड है। तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, CH3COH एसिटिक एसिड, HCOH फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता, मतलब इनका नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, H2CO3 की अगर आप बात करोगे तो H2CO3 का जब दोनों हाइड्रोजन हटा दोगे तो बदले में बचेगा आपके पास CO3 2-, ठीक है। और CO3 पे 2- अगर आपके पास बच जा रहा है तो आप लोग इसका नाम तो लिख पाओगे, ठीक है। मन में तो सोच ही लिया होगा, लिख लेना, मेरे साथ साथ लिख लो, कोई बात नहीं है। तो अगर ये कार्बोनिक एसिड था तो आप इस एक को ड्रॉप करके इसका नाम क्या लिखोगे? कार्बोनेट। और वैसे भी बहुत यूज होता है, तो ये हो गया कार्बोनेट, ठीक है। ये कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड। इसके एनायन का फॉर्मूला क्या होगा? इसके एनायन का फॉर्मूला होगा C2O4 2-, ठीक है। तो इसके एनायन का फॉर्मूला होगा C2O4 2-, और इस चक के चलते इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ऑक्जेलेट, ठीक है। क्यों? एक हटा दिए हो आप लोग और एक हटा के आप बदले में क्या यूज कर लिए हो? ऑक्जेलेट यूज कर लिए हो, तो ऑक्जेलिक एसिड के करस्पॉन्डिंग ऑक्जेलेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात जरा ध्यान देना, ये हम हाइड्रोजन जो हटा रहे हैं ना, ये कौन से वाला हाइड्रोजन हटा रहे हैं? ये हम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है उसको हटा रहे हैं।
ऐसा नहीं है। ऑक्सी ये कौन से एसिड्स हैं? ऑक्सी एसिड्स हैं। और ऑक्सी एसिड्स का मतलब ही क्या है कि आप लोग ऑक्सी एसिड्स में जो हाइड्रोजन OH ग्रुप की फॉर्म में होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है और उसी से हाइड्रोजन हटाना होता है। ठीक है। एसिटिक एसिड की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं आपके सामने, तो एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, HCHC≡OH। ठीक है। तो यहाँ उस मॉलिक्यूल में भले ही आपको 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन दिखने का मतलब ये नहीं है कि आप इन चारों हाइड्रोजन को हटा दोगे। ये 3 हाइड्रोजन नहीं हट सकते। क्यों नहीं हट सकते? क्योंकि ये कार्बन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। केवल ये हाइड्रोजन हटेगा और उसके ऊपर माइनस आएगा। ठीक है। हम ऑक्सी एनाइंस और ऑक्सी एसिड्स पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत हेडिंग यही थी, आप भूले नहीं हो तो। ठीक है। तो यहाँ हम लोग इन हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे, हम हटाएंगे इस वाले हाइड्रोजन को। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है। तो इसको जब आप लोग हटाओगे इस हाइड्रोजन को, ठीक है, तो बदले में जो आपके पास एनायन बनेगा उसमें ये हाइड्रोजन जबरदस्ती मत हटाना। ठीक है। इसका एनायन होता है CH3COO-। ठीक है। इसका एनायन CH3CO- होता है। एक ही H हटेगा, ठीक है, दूसरा नहीं हटेगा, बाकी 3 नहीं हटेंगे क्योंकि बाकी 3 ऑक्सीजन से जुड़े ही नहीं है। ठीक है। बाकी 3 जो जुड़े हैं वो किससे जुड़े? कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो कार्बन से जुड़े हुए को नहीं हटाना मेरे भाई। ठीक है। कार्बन से जुड़े हुए को नहीं हटाना है। ठीक। तो फिर अब इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका नाम होगा, ये क्योंकि एसिटिक है, ठीक है, और ये एसिटिक है तो इसको आप बोलोगे एसीटेट आयन। ठीक है। ये एसीटेट आयन हो गया। ये फॉर्मिक एसिड था। फॉर्मिक एसिड की भी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ऐसी होती है। इसमें एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक का हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। ये जो कार्बन की तरफ जनरली दिखाया जा रहा है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ दिखाया जा रहा है, O के साथ दिखाया जा रहा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन हटाओगे आप लोग? ये वाला हटाओगे, ये वाला एक हटाओगे, 2 नहीं हटाओगे। ठीक है। तो इसके एनायन का फॉर्मूला क्या होगा? इसके एनायन का फॉर्मूला होगा HCO-। कॉपी पे अलग जगह एनायन की एक लिस्ट बनाओगे। ठीक है। यहाँ तो मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, एसिड को भी एनायन को भी। तो यहाँ HCOO- ये वाला एनायन बना और ये वाला एनायन बना, तो इस एनायन का जो नाम भी बनेगा वो नाम होगा फॉर्मेट आयन। ठीक है। इस एनायन का नाम बनेगा आपके पास फॉर्मेट आयन। हाँ तो बच्चों, अब मैं चाहूंगा कि मेरे साथ साथ आप एक और छोटी सी चीज को याद रखें। ठीक है। काफी काम की चीज है और समझने की कोशिश करिएगा जरा। तो क्या है, मैं आप लोगों के सामने H3PO4, ठीक है, H3PO3, ठीक है, और H3PO2, ठीक है, H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ठीक है। इन 3 की स्ट्रक्चर मैं चाहूंगा आप लोगों से कि इन 3 की जो स्ट्रक्चर है वो आप सपने में भी याद रखें। ठीक है। सपने में भी वो स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब कई तो ऑब्वियस सी बात है, सोचेंगे सर सपने में इसी के लिए सपना लें, सपने में आने के लिए कोई और ना है। ठीक है। वो है भाई, बहुत है। ठीक है। लेकिन कम से कम इनकी स्ट्रक्चर को आप लोग सपने में भी याद रखने की कोशिश करें। थोड़ी सी जगह इसको भी दे दीजिएगा। ठीक है। बाकी जो सपने में आता है उसको आप देखें। H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ठीक है। तो इनके लिए थोड़ी सी जगह बनाइएगा इनकी स्ट्रक्चर के लिए। तो अभी तो मैं इसको रटाने के सेंस में बोल रहा हूँ, बाकी केमिकल बॉन्डिंग में जब पढ़ाया जाएगा तो कैसे बनाना चाहिए वो भी सिखाएंगे। ठीक है। अभी क्या करना बच्चा लोग, आप लोग, ये क्या है, तीनों धोखा देने वाला केस है, और मैं आप लोगों का टीचर होने के नाते ये नहीं चाहूंगा कि आप किसी भी किस्म का धोखा खाएं। ठीक है। वो एक्सपीरियंस में कर चुका, तो अब आप ना खाएं। ठीक है। तो H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ठीक है, धोखा नहीं खाना अपने को। ठीक है। जहां लगे वहां मेरे से पूछ लो। तो H3PO4, H3PO3 और H3PO2 की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो इन तीनों की स्ट्रक्चर में क्या धोखा है पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं। इन तीनों की स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप एक काम करिएगा, सबसे पहले आप लोग जो है यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O सब में बना दीजिएगा। ठीक है। अच्छे सुन लीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सब में P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O और P डबल बॉन्ड O सब में बना देना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या सर? उसके बाद जो है जितने ऑक्सीजन यहाँ बच जाएं, उन ऑक्सीजन को आप OH ग्रुप की फॉर्म में इस फास्फोरस के साथ जोड़ दीजिएगा। ठीक है। और अगर फिर भी हाइड्रोजन बच जाएं तो फिर उस बचे हुए हाइड्रोजन को फास्फोरस के साथ डायरेक्टली जोड़ देना। ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ कितने ऑक्सीजन बच गए? 3 बच गए।
ठीक है, 3 बच गए और हाइड्रोजन भी 3 है, तो इसका मतलब इस फॉस्फोरस पे आप लोग 3 OH लगा देना, 1 OH 2 OH और 3 OH। ठीक है, S3PO3 के बारे में क्या समझ में आ रहा है आपको? S3PO3 में मेरे भाई यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 ही ऑक्सीजन बचे हैं, तो कितने OH यूज करोगे आप लोग? 1 OH यूज करोगे। ठीक है, दूसरा OH यूज करोगे। ठीक है, लेकिन अब 2 OH यूज करने के बाद ऑक्सीजन तो खत्म हो गए, अब एक हाइड्रोजन फिर भी बच रहा है। ठीक है, एक हाइड्रोजन फिर भी बच रहा है, तो यहाँ पे इधर ध्यान दो, उस हाइड्रोजन को आप डायरेक्टली इसके साथ जोड़ दोगे। ठीक है, फॉस्फोरस के साथ। ठीक है, तो ये डिफरेंस आया है यहाँ पे। S3PO2 में क्या है? S3PO2 में एक डबल बॉन्ड O बना चुके हो, उसके बाद एक O बच रहा है, एक OH लगा दो। ठीक है, एक O बच रहा था, एक OH लगा दिया, अब क्या है? अब 2 H बच रहे हैं। ठीक है, तो उन 2 H को आपको, ठीक है, मजबूरी में ही सही, उसको फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली जोड़ना पड़ेगा। तो धोखा क्या था यहाँ पर? ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होगी और आप इनका एनायन बनाने बैठेंगे, तो आप लोग क्या है, इसके भी तीनों हाइड्रोजन हटा दोगे, इसके भी तीनों हटा दोगे, इसके भी तीनों हटा दोगे, जबकि धोखा यही है कि इस कंडीशन में इसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन से जुड़े हैं, लेकिन इस कंडीशन में 3 हाइड्रोजन जरूर है इस फॉर्मूले में। ठीक है, लेकिन अभी मैंने बताया था कि हमें ये देखना होता है कि ऑक्सीजन से कितने जुड़े हुए हैं, तो यहाँ 3 में से ऑक्सीजन के साथ केवल 2 ही जुड़े हुए हैं। एक हाइड्रोजन वो है जो फॉस्फोरस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगी तो हम तो धोखा खाएंगे ही ना, हमें तो यही लगेगा ना कि तीनों हाइड्रोजन हटाने हैं, जबकि हटाने तो ऑक्सीजन वाले हैं, मतलब हटाने तो 2 ही हैं, जबकि हम हो सकता है कि तीनों के तीनों हटा के बैठ जाएं। ठीक है, S3PO2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो S3PO2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी वही बात है, देखने को तो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कितना जुड़ा है? एक ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, और इस एसिडिक हाइड्रोजन को हम उस एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं, ये एक जनरल टर्म है। एसिड के केस में बेसिसिटी डिफाइन होती है और बेस के केस में एसिडिटी। तो एसिड है तो इसकी बेसिसिटी डिफाइन होगी, और बेसिसिटी क्या है कि कितने इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? 3 है, तो इसकी बेसिसिटी आप लोग 3 बताओगे। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी, तो ये बेसिसिटी में काउंट होगा ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, यहां अगर मैं बात करूं तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और इसकी आगे चल के कभी इनऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस में, रिडॉक्स रिएक्शंस में, ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसका थोड़ा अलग रोल होता है, ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, ये भी रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, और ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ बेसिसिटी 3 बताएंगे क्योंकि इसके अंदर 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, रिड्यूसिंग तो कोई है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसकी बेसिसिटी 2 बताएंगे। ठीक है, क्यों 2 बताएंगे? क्योंकि इसके अंदर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, इसकी बेसिसिटी हम 1 बताएंगे क्योंकि 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें 3 बेसिक हाइड्रोजन है, उसमें 2 एसिडिक 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन और 1 एसिडिक हाइड्रोजन है। तो धोखा में यही होता है कि हमें दिख तो 3 रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो इस कंसेप्ट पे, इस धोखे पे कई बार IIT PMT कंपटीशन वगैरह में बच्चे को परेशान किया जाता है, ये उनका काफी फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखेंगे, सपने में भी थोड़ी सी जगह इन तीनों की स्ट्रक्चर के लिए अभी से बना के रखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इससे क्या नतीजा निकल रहा है? ठीक है, इसका नतीजा ये निकल रहा है भाई मेरे, इसके जब मैं हाइड्रोजन हटाना स्टार्ट करूंगा ना, तो इसका जब मैं एक हाइड्रोजन हटाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास एक एनायन बनेगा H2PO4-। एसिडिक हाइड्रोजन सारे हटाएं वो जरूरी नहीं होता, एक भी हटा सकते हो, 2 भी हटा सकते हो, 3 भी हटा सकते हो। ठीक है, तो H2PO4-, तो ये वाला एनायन भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद HPO4-, ये वाला एनायन भी बनेगा, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, एक हटाओगे इस पे माइनस आ जाएगा, 2 हटाओगे तो 2 पे माइनस आ जाएगा, फिर तीनों भी हट सकते हैं क्योंकि तीनों हाइड्रोजन एसिडिक हैं। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग PO4-3- बनेगा। ठीक है, तो H2PO4- बनेगा, HPO4-2- बनेगा और PO4-3- बनेगा। ठीक है, अब मेरी बात समझो एक बार। कौन सी बात? इसका नाम क्या था? इसका नाम था ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड अधूरा नाम था, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको समझाया कि इसका क्लियर कट पूरा नाम जो होगा वो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड होगा। और ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड के बन सकने वाले एनायन कितने हैं?
3 टाइप के एनायन है, ठीक है। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है तो ये उससे बन सकने वाले 3 टाइप के एनायन है, ठीक है। अच्छा अब एक बात को समझो यार, ये जो है ना आपके पास PO4 3-, ठीक है, ये PO4 3- का जो नाम होगा वो अभी हमने लिखवाया भी था, इसका नाम होगा ऑर्थोफॉस्फेट। जब आपने पूरे हटा दिए, ठीक है, लिस्ट बना लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसके जब तीनों हाइड्रोजन आप लोगों ने हटा दिए, तो तीनों हाइड्रोजन हटा देने से इसका जो नाम बनेगा वो ऑर्थोफॉस्फेट बनेगा। तीनों हाइड्रोजन आपने हटाए, ठीक है, तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक था, इक हटा दिया हम लोगों ने, और इक हटा के हमने क्या लगा दिया, ऑर्थोफॉस्फेट आयन लगा दिया, ठीक है। पर बात ये है कि ये भी तो इसी से बने हैं, ये और ये किसी और से तो बने नहीं है, और अगर इसी से बने हैं तो इनका नाम क्या होगा, ठीक है। तो इनका नाम, इनके ऑब्वियसली बात है, इससे इनका नाम कुछ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डायरेक्टली ऑर्थोफॉस्फेट तो तीनों को बोल नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम जब इनका नाम लिखते हैं ना, ठीक है, तो ये भी ऑर्थोफॉस्फेट है, लेकिन इसके साथ आप लोग इसके हाइड्रोजन के नंबर को साथ में दिखा देंगे। क्या लिखोगे आप लोग, डाई हाइड्रोजन, इसको आप लोग बोलोगे डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है। क्यों बोलोगे, कोई बहुत ज्यादा समझाने वाली बात ही नहीं है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसको आप डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट बोल दोगे, ये सिंपली ऑर्थोफॉस्फेट होगा। इसको इसके साथ डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोग डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट बोल दोगे। ये जो है इसको आप लोग बोल दोगे मोनो हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है, मोनो हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट मोनो हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। तो ये डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट है, ये मोनो हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट है, और ये जो है ऑर्थोफॉस्फेट है, ठीक है। तो ये 3 एनायन बनेंगे, और तीनों एनायन का नाम भी अपने को पता होना चाहिए। जब एसिडिक हाइड्रोजन 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे ही हटाए जाएं, एक एक हटा के उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग नेचर के एनायन बनेंगे, ठीक है। ये डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, ये डाई हाइड्रोजन ऑर्थो लिखना था, ऑर्थोफॉस्फेट, ये हो गया मोनो हाइड्रोजन ऑर्थो, पता नहीं क्या कर दिया है मैंने, ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, ये मोनो हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, और ये हो गया आपके पास ऑर्थोफॉस्फेट आयन, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली कितने टाइप के एनायन बनेंगे, 3 टाइप के, H2PO4-, HPO4 पे 2-, और फाइनली PO4 3-, ठीक है। तो ये तीनों नाम और तीनों फॉर्मूला वगैरह सीख गए, वो ऊपर वाला भी सीख गए होंगे, ठीक है। और इन सबको अच्छे से दिमाग में बैठाओ और लिस्ट अलग से बनाओ। अब आप लोग देखो, क्या देखो, ये जो है इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 हैं एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इससे बनने वाला एक एनायन तो H2PO3- होगा। एक हाइड्रोजन हटा दोगे, इस पे माइनस आ जाएगा, इसको आप लोग लिखोगे H2PO3-। ये एनायन बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है, H2PO3- बन जाएगा। अच्छा दूसरा और हटा देंगे तो, ठीक है, तो दूसरा हटा देंगे तो HPO3 पे 2- आ जाएगा, ठीक है। ये भी बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं तीसरा और हटा दूं तो बनना क्या चाहिए, PO3 3-, लेकिन ये नहीं बनेगा, ये दिमाग में बैठा लेना, अगर बना रहे हो तो बेवकूफ हो, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। सर हमें कैसे पता चलेगा, स्ट्रक्चर बना तो दी, इसीलिए तो बनाई है। अब आप इसे याद करो, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो फास्फोरस से जुड़ा हुआ है ये नहीं हटाना है हमें, हटाने सिर्फ वही हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तभी तो ये ऑक्जी एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हटेगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, ये बनेगा ये हटेगा और ये हटेगा, H2PO3- बन सकता है, HPO3 2- बन सकता है, लेकिन PO3 3- किसी भी हालत में नहीं बनेगा, ठीक है। और ऐसा बना रहे हो तो बेवकूफ हो। इस कंडीशन में कितने एनायन बन सकते हैं, समझ जाओ कितने एनायन बन सकते हैं, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, एक है, ठीक है। तो एक एनायन बनेगा H2PO2-, ठीक है, H2PO2- बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो, क्या HPO2 पे 2- बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, गलत है। अब तुम लोग ये वाले हाइड्रोजन हटाने की कोशिश कर रहे हो जो नहीं हटेंगे, ठीक है। या PO2 पे 3- बनेगा, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, तो ये सब बनेंगे नहीं। इस केस में एक ही एनायन बनेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो फॉस्फोरिक एसिड था, और फॉस्फोरिक एसिड से जब आप लोग एक ऑक्सीजन कम कर देते हो, ठीक है, एक ऑक्सीजन कम कर लेते हो, तो हमने एक ऑक्सीजन कम करने पे बनने वाले का नाम क्या बताया था, फॉस्फोरस, ठीक है, लिखा भी था
कल की क्लास में मैंने छोड़ दिया था, इसीलिए छोड़ा था कि आज बताऊं। ये हो गया फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसमें से अगर एक ऑक्सीजन आप कम कर लेते हो, ठीक है, तो एक ऑक्सीजन कम करने से H3PO2 बनेगा। इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम लिखोगे आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसका नाम लिखोगे आप हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। तो वो फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, और ये वाला फॉस्फोरस एसिड के बाद हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और अगर ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है मेरे बच्चों, ठीक है, तो अगर ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है तो आपको समझना होगा कि इसके अंदर ये एक एनायन बनेगा। अच्छा, इस एनायन का नाम क्या होगा? ठीक है, अब कई बोलेंगे सर फॉस्फोरस में OUS है, OUS के बदले में आइट लगता है, इसका मतलब ये फॉस्फाइट होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और हाँ, परफिक्स में कोई चेंज आता नहीं है, परफिक्स तो एज इट इज रहता है। तो ये हाइपोफॉस्फाइट और साथ में 2 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम लोग सोचेंगे डाई हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे इसका जो नाम है वो क्या सोच लें, डाई हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फाइट सोच लें, ठीक है। ये सोचने की बात क्यों कर रहा हूं मैं, हाइपोफॉस्फाइट मैं इसलिए कर रहा हूं बच्चों कि यहां तो डिफरेंस करना था, जो अभी मैंने बताए थे वहां तो हमें डिफरेंशिएट करना था तीनों एनायन के बीच में, वहां 3 पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। यहां तो किसी के साथ डिफरेंशिएट ही नहीं करना है, और डिफरेंशिएट नहीं करना तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हम लोग समझदार आदमी है, मॉल में भी बोला था जहां कम से काम चले हम उतने से ही काम चला लेंगे, ठीक है। अगर मैं कल को हाइपोफॉस्फाइट नाम लूं, कहीं लिखूं, ठीक है, तो हाइपोफॉस्फाइट एक ही तो पॉसिबल है ना, इस हाइपोफॉस्फोरस एसिड के करस्पॉन्डिंग एक ही एनायन पॉसिबल है, तो उसका एनायन H2PO2 माइनस ही लिखना पड़ेगा हमें। तो अगर मैं कहीं हाइपोफॉस्फाइट लिखूंगा भी डाई हाइड्रोजन ना लिखने की बजाय, तो हाइपोफॉस्फाइट अपने आप ही H2PO2 माइनस ही होगा, और कोई पॉसिबल ही नहीं है जिसके साथ इसका कंपैरिजन चल रहा हो। तो हाइपोफॉस्फोरस से बनने वाला एनायन यही है, इसलिए आपको दोनों हाइड्रोजन के लिए अलग से नहीं लिखना है, लेकिन आपको यह पता जरूर है कि हाइपोफॉस्फाइट में 2 हाइड्रोजन होंगे। हाइपोफॉस्फाइट क्या होगा, H2PO2 माइनस, इसका एक ही एनायन बन सकता है, इसके 2 एनायन बन सकते और इसके 3 बन सकते, तीनों का नाम मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। तो इन तीनों का नामकरण वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से आप लोग करोगे, दिमाग में रखोगे, लिस्ट बनाओगे। हाँ बच्चों, अब मैं आपको कुछ 10-15 एनायन जो मैंने करवाए हैं आज और कल की क्लास में, वही एक साथ लिख के दे रहा हूं, ठीक है। आप उनका फॉर्मूला, उनका चार्ज प्रॉपरली लिखोगे, ठीक है। और अच्छा, चार्ज और फॉर्मूला लिखने से पहले एक छोटी सी चीज बतानी थी मेरे को, ठीक है, वो पहले मैं क्लियर कर दूं, ठीक। एक चीज ध्यान दो आप लोग, जो ये होते हैं 2 एसिडिक हाइड्रोजन वाले आयन, ठीक है, जैसे H2SO4 है, जैसे H2CO3 है, जैसे H2SO3 है, ठीक है, और जैसे जो है H2CO3 है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भी तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो इस केस में भी तो हाइड्रोजन का जो एनायन बनेगा एक तो HSO4 माइनस बनेगा, उसके करस्पॉन्डिंगली दूसरा हटा दोगे तो SO4 2 माइनस बनेगा। इसका नाम तो आप लोग सीख ही चुके हो कि इसका नाम जो है वो सल्फेट है, ठीक है। इसका नाम आप लोग सीखे हो, सल्फेट है। इसका नाम क्या है, ठीक है, तो इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों 2 तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसका नाम एक तो क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आप इसको लिखोगे हाइड्रोजन, मोनो लगाने की जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि इसका डाई वाले के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई डाई वाला है ही नहीं, ठीक है। 2 हैं, या तो 1 बचेगा या 0 बचेगा, तो जब मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूं तो इसका मतलब 1 बच रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट लिखोगे इसे, ठीक है, या तो इसके नामकरण वगैरह के दौरान इसका नाम हाइड्रोजन सल्फेट लिखोगे और उसको सल्फेट लिखोगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जहां एक हाइड्रोजन बच रहा है 2 में से और 1 हटा दिया गया है, तो वहां पे एक वर्ड आप लोग और यूज करते हो, और आपने अक्सर देखा भी होगा, बाई वर्ड यूज करते हो आप, ठीक है। तो इसको आप लोग बाई सल्फेट बोल सकते हो, या तो हाइड्रोजन सल्फेट बोलो या बाई सल्फेट बोलो, BI, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को इस BI वर्ड कई एनायन के आगे लिखा रहता है उसका यूज बता रहा हूं, ठीक है। बाई वर्ड क्या है, बाई सल्फेट क्या है, ठीक है। इसी तरीके से H2CO3 H2CO3 क्या है तुम्हारे पास, कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, और कार्बोनिक एसिड है तो इसका एक H अगर हटाए होते हैं हम लोग केवल तो एक H से बनता है आपके पास HCO3 माइनस, पता नहीं क्यों फटेबाज जैसी आवाज निकल रही है फिलहाल। H2CO3 का एक H हटाए होते तो HCO3 माइनस बनता, ठीक
ठीक है, एक और हटा दिए होते तो CO3 2- बनता। ठीक है, तो इसका नाम तो हम लोग लिख ही चुके हैं, कार्बोनेट। क्यों कार्बोनेट? अभी 2 मिनट पहले बताएं कि ये कार्बोनिक एसिड है और कार्बोनिक एसिड से ये कार्बोनेट हो गया। ठीक है, लेकिन इसके अलावा इसके और नाम की बात करूं तो इसको आप लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते, या तो इसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते, या इसको आप लोग बाई कार्बोनेट बोल सकते। और ये नाम तो बहुत कॉमन यूज होता है, आप लोगों ने सबने 9th-10th में भी सुना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलोगे या आप इसे बोलोगे बाई कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। अच्छा, इसका मैंने एक एच हटाया होता तो बनता है HSO3-। दोनों हटा दिया होता तो SO3 2-। ये कौन सा एसिड था? ये था सल्फ्यूरस। भूले नहीं हो गया, अभी अभी तो करवाया है। तो ये सल्फ्यूरिक था, ये कार्बोनिक था, ये सल्फ्यूरस था। और अगर ये सल्फ्यूरस एसिड था तो इसको आप बोलोगे सल्फाइड। ठीक है, तो ये तो सल्फाइड हो गया, लेकिन ये क्या है? ठीक है, तो इसको आप लोग बोलोगे बाई सल्फाइड। ठीक है, या तो बाई सल्फाइड बोल दोगे, बाई सल्फाइड नहीं बोलोगे तो इसको बोल दोगे हाइड्रोजन सल्फाइड। आइट तो लगाओगे, एस को बदल के आइट लगाओगे। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन छोड़ोगे और एक हटा दोगे, तब आप या तो बाई या हाइड्रोजन सल्फाइड बोलोगे इसे। ठीक है, इसी तरीके से फाइनली जल्दी से इसका सुन लो। अच्छा, ये तो मैं बता ही दिया हूँ H2CO3, यहाँ थोड़ा सा बदल के बता दे रहा हूँ। मैं मान लो H2C2O4 लिख दे रहा हूँ। कौन सा एसिड है ये? ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक है, और ये ऑक्जेलिक एसिड है तो इसका एक एच हटाने से H2C2O4- बनेगा, और दोनों हटा दूंगा। ठीक है, तो दोनों हटाने से C2O4 2- बनेगा, क्योंकि वो ऑक्जेलिक एसिड है तो इसको आप लोग बोलोगे ऑक्जेलेट। ठीक है, इतनी तो प्रैक्टिस हो गई होगी यार। एक हटाओगे 8 लगाओगे तो ये तो ऑक्जेलेट हो गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम या तो आप लोग बाई ऑक्जेलेट लिखोगे, ठीक है, या तो आप इसका नाम लिखोगे बाई ऑक्जेलेट। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने? इसका नाम आप लोग लिखोगे बाई ऑक्जेलेट। ठीक है, तो या तो इसको बाई ऑक्जेलेट बोल दोगे आप लोग। ठीक है, या फिर आप लोग लिखोगे इसका दूसरा नाम, या लिखोगे हाइड्रोजन ऑक्जेलेट। ठीक है, तो या तो इसको बाई ऑक्जेलेट बोलोगे या इसको हाइड्रोजन ऑक्जेलेट बोलोगे, और सामने जो उस एंड पे बन रहा है उसको आप लोग ऑक्जेलेट बोलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सब का नामकरण कर लोगे। चलो, तो अब मैं आप लोगों को कुछ एनायंस का नाम लिख के दे रहा हूं। आप उनका फॉर्मूला भी सही, चार्ज सही होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला पूरी तरह से सही होना चाहिए। हाइड्रोजन भी इधर उधर नहीं होने चाहिए, जितने हैं उतने होने चाहिए, जितने गायब करने हैं उतने गायब होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ अपनी कॉपी पे, उसको बिना कॉपी पे पीछे देखे या बिना वीडियो को पीछे जाए। ठीक है, जो मैंने एनायंस करवाए हैं ना अभी आज और कल की क्लास में, उन्हीं एनायंस का नाम लिख के दूंगा। ठीक है, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से उन सभी एनायंस का नाम लिखना, फॉर्मूला लिखना, उनका चार्ज प्रॉपरली लिखना, और फिर मेरे को इनबॉक्स में बताना कितने लोगों ने वो सही किया है। सर हम कैसे चेक करेंगे? बाद में तो कॉपी पीछे करके वीडियो पीछे करके चेक कर ही लोगे। सारे एनायन की लिस्ट में बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप इसको चेक करिएगा और मेरे को बताएंगे तो कितने लोग सही किए हैं। ठीक है, या किसका 25 के लमसम दूंगा तो 1-2 भी गलत हैं तो चल जाएगा। तो इधर ध्यान दो। सबसे पहले मान लो मैंने दिया आप लोगों को नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट क्या है ये बताना मेरे को, कॉपी पे सब करवाया हुआ है। ठीक है, नाइट्रेट बताओगे। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड आप मेरे को नाइट्राइट बताओगे। ठीक है, थर्ड आप मेरे को सल्फेट बताओगे, सल्फेट। ठीक है, फोर्थ आप मेरे को सल्फाइट बताओगे, सल्फाइट। फिफ्थ आप मेरे को पायरोसल्फेट बताओगे। ठीक है, फिफ्थ आप मेरे को पायरोसल्फेट बताओगे। सिक्स्थ मेरे को आप लोग पायरोसल्फाइट बताओगे। अच्छा, आइट लग रहा है तब तक, 8 या 8 लग रहा है तब तक आपको पता है कि ये ऑक्सीजन आयन है। जब IDE आइड लगेगा तो आप समझ जाओगे कि वो नॉर्मल एनायन है। ठीक है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, सल्फाइड, पायरोसल्फेट, पायरोसल्फाइड। ठीक है, उसके बाद आपको मैं यहाँ 7 नंबर दे रहा हूँ। 7 नंबर में आप लोग लिख लो
ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फेट। आप लोग लिख लो ऑर्थोबोरेट, ऑर्थोबोरेट। 9 नंबर आप लोग लिख लो मेटाबोरेट, मेटाबोरेट। 10 नंबर आप लोग लिख लो ये पायरोफॉस्फेट, ठीक है, पायरोफॉस्फेट। 11 नंबर आप लोग लिख लो डाई हाइड्रोजन, ये जानबूझ के दे रहा हूं, डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है, लिखते जाना डाई हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट। 12 नंबर आप लोग लिख लो डाई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। 13 नंबर आप लोग लिख लो मेटाफॉस्फेट, 13 नंबर मेटाफॉस्फेट लिख लो, ठीक है। और 14 नंबर जो है आप लोग ये डाईथायोनेट लिख लो, कोई भी ऐसा नहीं है जो करवाया ना हो, ठीक है, डाईथायोनेट। 15 नंबर आप लोग लिख लो टेट्राथायोनेट, ठीक है, पर पहले अपने आप से करोगे और उसके बाद जो है कॉपी देखोगे, ठीक, और सारे सही हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। डाईथायोनेट, टेट्राथायोनेट, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है ये कार्बोनेट लिखोगे, चलो कार्बोनेट से पहले मैं कुछ और दे दे रहा हूं, परक्लोरेट, ठीक है, परक्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। 20 नंबर आयोडेट, 21 नंबर हाइपो आयोडेट, ठीक, आयोडेट, हाइपो आयोडेट, ठीक। उसके बाद 22 नंबर मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूं, तो इसमें आप लोग लिख लेना कार्बोनेट, कार्बोनेट। 23 नंबर ये, हाँ एक ये लिखना हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है, हाइपोफॉस्फाइड। 24 नंबर बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। 25 नंबर ऑक्जेलेट, 26 नंबर एसीटेट, 27 नंबर फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट। तो आप लोगों को मैंने ये 27 दिए हैं, इनका नाम फॉर्मूला जो है विद प्रॉपर चार्ज, ठीक है। किसी में हाइड्रोजन बचे हैं तो बचे हुए हाइड्रोजन भी दिखने चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इनका अपनी कॉपी पे बनाएंगे और बनाकर जो मोर देन 27 है, ठीक है, जिसका 24 या उससे ज्यादा सही होता है वो मुझे जरूर बताएं, ठीक है। पर ये नहीं कि उसमें अपना बस फालतू में अच्छा छोटी सी गलती हो गई ये तो सही कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए तो फिर वो पूरी तरह से सही होना चाहिए, ठीक। तो आप लोग करो इसको और मेरे को बताना।